विकसित देशों के मुकाबले विकासशील देशों में दुर्घटना के बाद मृत्यु का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। भारत में यह प्रतिशत लगभग 10 गुना ज्यादा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है वक्त पर प्राथमिक उपचार का नहीं मिलना। शहर की मुख्य सड़क पर तेज गति से आ रही एक कार ने आगे चल रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। रफ्तार इतनी तेज थी कि बाइक सवार उछलकर 10 फीट दूर जा गिरा। हेलमेट की बेल्ट बंधी हुई नहीं होने से हेलमेट दूर जा गिरा। अरे ये तो वही एक्सीडेंट है जो मेरी कार से हुआ था। अरे देखना, ये तो वही खबर है ना जो एक्सीडेंट कल अपने सामने हुआ था। हाँ यार, बेचारे को चोट तो बहुत लगी थी कल। दुर्घटना स्थल पर मोटरसाइकिल सवार का सामान बिखरा पड़ा था, जिसमें बच्चों के खिलौने भी थे। शायद वह व्यक्ति अपने बच्चों के हंसते चेहरे देखने की आस में खिलौने लेकर घर जा रहा था, लेकिन इस एक हादसे ने न केवल उन बच्चों के चेहरे से हंसी छीन ली, अपितु उस परिवार का सहारा भी छीन लिया। कार चालक दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने की बजाय कार भगाकर चला गया। दुर्घटना हो जाने के बाद घायल की मदद करने के बजाय वाहन चालक भाग जाते हैं। क्यों क्यों क्यों? अरे वो आदमी बहुत तेजी से आ रहा था, उसी ने पीछे से टक्कर मार दी इसको। अरे एक बार वो कार वाला रुका भी था, फिर तेजी से भाग गया। देखना इसके यार बहुत चोट लगी। लेकिन यार उस आदमी की इतनी चोट तो लगी नहीं थी ना कि उसकी मौत हो जाए। हाँ देखो जरा उसकी मौत का कारण क्या रहा, पढ़ो जरा खबर। हाँ, उसमें लिखा है कि थोड़ी देर में दुर्घटना स्थल पर राहगीरों की भीड़ लग गई, लेकिन भीड़ तमाशबीन की तरह तमाशा देखती रही। किसी ने घायल की मदद नहीं की। मैं वहां मौजूद था, पर मैं उसकी क्या मदद कर सकता था? क्या हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि घायल की मदद करने से कतराते हैं? लेकिन हम उसकी मदद कर भी कैसे सकते थे? किसी कानूनी पचड़े में पड़ जाते तो? किसी की जान जा रही होती है, पर वहां मौजूद लोग मदद करने से डरते हैं। क्यों क्यों क्यों? अरे भाई, जिसने टक्कर मारी थी उसको भी तो रुकना चाहिए था, उसे तो घायल की मदद करनी चाहिए थी कि नहीं? दुर्घटना करने वाला वाहन चालक घायल की मदद करना भी चाहे तो हम उससे मारपीट करने लगते हैं। क्यों क्यों क्यों? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं उसकी मदद तो करना चाहता था, पर मैं डर गया था कहीं लोग मेरे साथ मारपीट न करने लग जाएं। क्या हम इतने नासमझ हैं कि एम्बुलेंस को रास्ता भी नहीं देते? क्यों क्यों क्यों?
गलती से भी हमारी गाड़ी के नीचे कोई चूहा या बिल्ली भी आ जाए ना, बहुत दुख होता है कि हमारी वजह से एक जीव की मौत हो गई। और अपनी वजह से किसी इंसान की मौत हो जाए तो हे भगवान, यह हादसा मेरे साथ करेगा। आपने मरीज को लाने में बहुत देर कर दी। सॉरी, हम उसे बचा न सके। आखिर कब तक सड़क हादसों में लोग यूं ही दम तोड़ते रहेंगे? क्या हम इतने पत्थर दिल हो गए हैं कि किसी घायल की मदद करना ही नहीं चाहते, या फिर हम जानते ही नहीं कि मदद कैसे की जा सकती है? जीवन में छोटी छोटी घटनाएं बड़े हादसों का रूप ले सकती हैं। थोड़ी सी समझदारी और जानकारी से कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। दुर्घटना अनुसंधान टीम और डॉक्टरों के अनुसार यदि घायल को वक्त पर प्राथमिक उपचार मिल जाता और समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। कैसे? 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 आपने टक्कर मारी इस आदमी को? हाँ, मेरी कार से। अबे देख के नहीं चला जा सकता क्या? मैं मानता हूँ मेरी गलती है, पर क्या भैया, पर लग रहे हैं क्या तुम्हारे? अरे भाई साहब, ये समय झगड़ने का नहीं है, पहले घायल को संभालो। भाई साहब, आप एक काम कीजिए, तुरंत एम्बुलेंस को फोन कर दीजिए और यहाँ का पता ठीक ठाक समझा दीजिए और अपना मोबाइल नंबर भी दे दीजिएगा। मैं भी 100 नंबर पर पुलिस को फोन करता हूँ। भाई साहब, आप इसकी जेब से मोबाइल निकालकर इसके घर वालों को सूचित कर दीजिए। हाँ, मैं करता हूँ। एम्बुलेंस के आने तक चोटग्रस्त व्यक्ति के लिए हर पल बहुत महत्वपूर्ण होता है। भाई साहब, आप थोड़ी हवा आने दीजिए, प्लीज पीछे हट जाइए। तुरंत घायल के नजदीक जाकर सिर से पैर तक निगाह डालकर देखें कि कहीं कोई गंभीर चोट तो नहीं लगी है। पास पहुंचकर 10 सेकंड में आकलन करें, व्यक्ति होश में है या नहीं, उसकी सांस चल रही है या नहीं, दिल की धड़कन चालू है या नहीं, कहीं कोई हड्डी तो नहीं टूटी है। अगर व्यक्ति बेहोश है एवं उसकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई है तो हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। कम से कम 2 या 3 व्यक्ति इस तरह से उठाएं कि रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी एवं स्थिर रहे। रीढ़ की हड्डी को स्थिर रखने के लिए स्ट्रेचर या स्ट्रेचर जैसा कोई हार्डबोर्ड या तख्त का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सावधानी बहुत आवश्यक है, अन्यथा हाथ और पैर को लकवा मार सकता है। ऐसे घायल जो बेहोश हैं परंतु रीढ़ की हड्डी सुरक्षित है, उसे 90 डिग्री की करवट पर लॉग रोल करें, यानी किसी भी एक और करवट देकर ऊपर वाले पैर को घुटने से मोड़ दें। इसे रिकवरी पोजीशन कहते हैं। ऐसा करने से जुबान द्वारा रुकावट हट जाएगी, मुंह से खून व थूक स्वतः ही बाहर निकल जाएंगे और सांस की प्रक्रिया सही तरीके से चलती रहेगी। इस जानकारी के अभाव में लोग घायल को सही तरीके से अस्पताल नहीं पहुंचा पाते हैं एवं सांस का रास्ता रुक जाने की वजह से घायल दम तोड़ देते हैं। बेहोशी शुरू होते ही व्यक्ति की जीभ मुंह में पीछे की ओर तालू पर जाकर लग सकती है, जिससे सांस लेने में रुकावट पैदा हो सकती है। तुरंत मुंह खोलकर सिर को पीछे की ओर करें व ठोड़ी को आगे की ओर लेकर जबड़े का निचला हिस्सा ऊपर की ओर उठाएं।
ऐसा करने से जीभ से उत्पन्न सांस की रुकावट दूर हो जाएगी। किसी एक व्यक्ति को दोनों पैर 1-1.5 फीट ऊपर उठाकर पकड़े रहने के लिए कहें। इससे पैरों का शुद्ध खून मस्तिष्क की ओर जाएगा और उसे अधिक ऑक्सीजन मिलेगी। हड्डी टूटने पर शरीर के दूसरे अंग को भी स्थिर करने के लिए काम में लिया जा सकता है। जैसे पैर की हड्डी टूटने पर दोनों पैरों को बांध दें या फिर कमठियों का प्रयोग भी किया जा सकता है ताकि हड्डी को स्थिर रखा जा सके। भाई साहब, अरे इतनी जोर से चुटकी लेने पर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। मुझे इनकी सांस चेक करनी पड़ेगी। अरे इनकी तो सांस ही नहीं आ रही है। लगता है दिल और सांस दोनों बंद है। अगर दिल की धड़कन रुक जाए तो 3 मिनट में मस्तिष्क एवं फेफड़ों द्वारा सांस की प्रक्रिया भी रुक जाती है और व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है। दिल एवं फेफड़ों को फिर से चालू करने की प्रक्रिया को CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं। ये एक जीवनदायिनी प्रक्रिया है। भाई साहब, आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। इन्हें CPR देना पड़ेगा। दीजिए साहब। वैसे तो CPR में दिल पर दबाव और मुंह से मुंह लगाकर सांस देने की प्रक्रिया अपनाई जाती है, पर आम नागरिक द्वारा सिर्फ सही तरीके से दिल पर दबाव, कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट यानी COLS दिया जाना ही पर्याप्त एवं प्रभावशाली है। CPR देने के लिए दोनों फेफड़ों की पसलियों को जोड़ती हुई स्टर्नम बोन के बीचों बीच हथेली पर हथेली रखकर बिना कोहनी मोड़े 1.5 से 2 इंच तक लगातार 30 बार दबाव डालें। 1 2 3 4 दबाव डालते हुए इतना अंतराल रखें कि फेफड़े दबें, फूलें और फिर दबें। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसा 30 तक करें। मुंह पर पतला कपड़ा या रुमाल रखकर मुंह से मुंह लगाकर नाक बंद करके 2 बार सांस फूंकें। 1 बार सांस देकर अपने मुंह में ऑक्सीजन भरें और फिर सांस दें। ये प्रक्रिया एम्बुलेंस या चिकित्सक के आने तक लगातार जारी रखें। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इन्हें CPR देकर एक बार तो इनकी सांस चालू कर दी। अब आप नहीं समझ। यह आपने बहुत अच्छा किया। हम इन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। आप इनके घर वालों को सूचित कर दीजिए। आवश्यक हो तो CPR की प्रक्रिया एम्बुलेंस में भी लगातार जारी रखें। इमरजेंसी केसेस प्लीज साइड। आप चाहे कितनी भी जल्दी में हो, एम्बुलेंस को जाने के लिए पहले रास्ता दें। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार दुर्घटना का कारण बने वाहन चालक का कर्तव्य है कि तुरंत घायल को निकटतम अस्पताल या चिकित्सक तक पहुंचाए। भारतीय कानून के अनुसार पुलिस के आने से पहले या FIR दर्ज होने से पहले डॉक्टर द्वारा गंभीर घायल को तुरंत सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। दुर्घटना स्थल पर मौजूद किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा घायल को अस्पताल पहुंचाने पर जब तक वो स्वयं ना चाहे किसी कानूनी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर आपकी मदद से एक भी जान बच जाती है तो ये किसी भी पूजा, आराधना, इबादत से बड़ी है। डॉक्टर साहब, अब वो कैसे हैं? घबराने की कोई बात नहीं है, खतरे से बाहर हैं और सब ठीक हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया उस व्यक्ति का अदा करें जिसने इनको सही वक्त पर फर्स्ट एड दी, वरना देर हो जाती तो हम भी कुछ नहीं कर पाते। हमारे पूरे परिवार की दुआएं उसके साथ हैं। भगवान उसे खूब खुशियां दे। वो आदमी नहीं, फरिश्ता है। उसने एक जीवन नहीं बल्कि पूरे परिवार को बचाया है। ये सब ऐसी बातें हैं जो हर एक को सीखनी चाहिए, तभी तो कायम रह पाएंगी खुशियां। हम सब सीखेंगे ये जीवनदायिनी प्रक्रिया। इस फिल्म में CPR की जो प्रक्रिया बताई गई है उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं जिनका आज के संदर्भ में उल्लेख किया जाना आवश्यक है।
पूर्व में सीपीआर की प्रक्रिया में दिल पर दबाव एवं मुंह से मुंह लगाकर फेफड़ों में सांस देना अनिवार्य बताया जाता था, किंतु विस्तृत अध्ययन एवं शोध के बाद विश्व की मान्यता प्राप्त संस्था अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने यह निष्कर्ष निकाला है कि आम व्यक्ति द्वारा सिर्फ स्टर्नम बोन पर हथेली रखकर दिल पर 1 मिनट में 120 बार छाती पर 2.5 इंच तक का दबाव इस तरह दें कि फेफड़े दबें, फूलें और फिर दबें, जिसे कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट यानी COLS नाम दिया गया है। इंडियन रिससिटेशन काउंसिल ने भी इसे मान्यता दी है। आपका ये प्रयास उस व्यक्ति का जीवन बचा सकता है। धन्यवाद।